जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टॉप 100 MCQ किस सब्जेक्ट से हैं, तो भूगोल से हैं और ये सारे के सारे आपके PYQ क्वेश्चन हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 2025, 2024, 2023 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज कवर किए हुए हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज कवर किए हुए हैं। आप इसको अगर आंसर पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा और देखिएगा आपके टोटल 100 में से कितने सही होते हैं। और यकीन मानिए इस क्लास का अंत होते होते आपका एक कॉन्फिडेंस और पूरा ज्योग्राफी का रिवीजन आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि गंगा नदी का जो उद्गम है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है, देख लीजिए, आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल होता है कौन सा होता है? गंगा नदी का उद्गम स्थल हमारा गंगोत्री है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगोत्री है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार का सूख किस नदी को कहा जाता है? क्या बिहार को सूख किस नदी को कहा जाता है? बिहार का सूख कहा जाता है आपको कोसी को। बिहार का सूख किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? अगर हम नर्मदा की बात करते हैं, अगर हम नर्मदा की बात करते हैं या फिर ताप्ती की बात करते हैं, नर्मदा की बात करते हैं या ताप्ती की बात करते हैं, ये सब कहाँ आगे गिरती है? अरब सागर में। कहाँ की गिरती है जी? तो ये गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। ठीक, अरब सागर में गिरती है। वहीं अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा किस नदी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा का मुहाना कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र जो नदी है भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। एक और प्रश्न है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जो ब्रह्मपुत्र नदी है हिमालय के किस ओर से प्रवाहित होती है? तो हिमालय के किस ओर से प्रवाहित होती है? तो हिमालय के उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है। क्या हिमालय के उत्तर की ओर से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है? अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये चीन, बांग्लादेश और भारत से होकर प्रवाहित होती है। चीन, बांग्लादेश और भारत से होकर प्रवाहित होती है। ठीक, भारत के किस पड़ोसी देश से होकर नहीं गुजरती है? ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका जो है वो नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। ध्यान रखिएगा, वो क्या नेपाल से वो गुजरती है? तो नेपाल से होकर वो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो नहीं गुजरती है। ठीक है, बाकी चीन से, बांग्लादेश से और भारत से क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि असम में इसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, असम में इसे किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा। गोदावरी नदी को किसको जाना जाता है? दक्षिण की गंगा। क्यों? क्योंकि यह सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितना है? तो 64-65 किलोमीटर है। ठीक है, 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है। वहीं अगर हम गंगा की बात करते हैं तो 25-25 किलोमीटर है। कितना? गंगा की बात करते हैं तो 25-25 किलोमीटर है। ठीक, उसके बाद अगर हम अगला प्रश्न लेते हैं कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा। तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कावेरी नदी के अगर हम उद्गम स्थल की बात करते हैं तो कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ? तो गंगा नदी का गंगोत्री, तो यमुना का कहाँ? यमुनोत्री। ठीक है, और यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की क्या है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, जो यमुना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद बात करते हैं कि गंगा जो है वास्तव में भागीरथी नाम से निकलती है। ठीक है, भागीरथी नाम से निकलती है और यह देवप्रयाग में अलकनंदा से जब मिल जाती है, कहाँ? जब ये अलकनंदा से कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में जब मिल जाती है, देवप्रयाग में, डीपी से याद रखिएगा। तो यह किस नाम से जानती है? तब इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। तब इसको किस नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है और गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? देखिए, बंगाल की खाड़ी में नदी की बात है तो नर्मदा नदी कहाँ गिरती है?
अरब सागर में, ताप्ती भी अरब सागर में, ठीक है, लूनी भी अरब सागर में, ठीक। अगर हम गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। गोदावरी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, या फिर वृद्ध या बूढ़ी गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो वो गंगा है। भारत की सबसे लंबी कौन सी है, तो गंगा है। कितनी लंबाई है, तो 25 किलोमीटर है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो वो कौन सा है, नील है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो नील है, और एक किस महाद्वीप में है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। यह किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। पूर्वी भाग में है, देखिए उत्तर पूर्वी भाग में है, ठीक है। नील नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ है, तो उत्तर पूर्वी भाग में है, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। अगला प्रश्न है कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है, तो सतलज नदी का जो उद्गम है मानसरोवर क्षेत्र है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है, तो मानसरोवर। इसका अगर हम प्राचीन नाम की बात करते हैं तो क्या है, शत्रुदी है, ठीक है, शत्रुदी है, ठीक है। कुछ और नदी के महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो एक होता है आपका जल सांभर। जल सांभर क्या होता है, चल का नहीं रहा है। जल सांभर क्या होता है, तो जल सांभर उस क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। जल सांभर उस क्षेत्र को कहते हैं जब किसी विशेष नदी या झील में अपवाहित होने वाली भूमि या क्षेत्र। जल सांभर क्या है, जल सांभर क्या है कि जब कोई भी नदी है, क्या कोई भी नदी है, एक मिनट, तो हम जल क्षेत्र की बात कर रहे थे। तो जब भी कोई नदियाँ अपवाहित होती है, तो वो जिस भूमि से होकर वो अपवाहित होती है, जितना क्षेत्र में वो अपवाहित होती है, ठीक है, यानी बहती है, जितना भूमि के क्षेत्र में वो अपवाहित होती है उसी को क्या बोलते हैं, जल संभर बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में वाटरशेड बोलते हैं। क्या इंग्लिश में वाटरशेड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर कोई भी नदियाँ किसी पर्वत से निकल रही है तो जिस भूभाग में वह प्रवाहित होती है, बहती है, जितना वो स्थान घेरती हुई बहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटरशेड बोलते हैं, ठीक। उसके बाद एक डेल्टा होता है। क्या डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा की अगर हम बात करते हैं तो जब नदियाँ क्या करती हैं, जब नदियाँ किसी समुद्र में मिलने वाली होती है तो क्या करती है कि वह जब मुहाना पर पहुंचती है तब बहुत सारे ये अपने साथ क्या लेकर जाती है। जब भी ये जैसे किसी भी पर्वत से होकर नदी बह रही है, अगर कोई भी पर्वत से नदी अगर बह रही है तो अपने साथ बहुत सारा चट्टान को लेकर क्या करती है, बहती है। बहुत सारा मिट्टी को क्या करती है, मतलब अपवाहित करके बहती है, ठीक है, अपर्दन करती है, अगल बगल की मिट्टी के कटाव करती है। तो एक ऐसा समय आता है जब ये लास्ट टाइम पर होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा ढलान नहीं होने के कारण वो मिट्टी क्या हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। वो मिट्टी क्या हो जाना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, और बड़ा बड़ा क्षेत्र में क्या हो जाता है, ये इकट्ठा हो जाता है। और जो नदियाँ हैं, अब नदियों को बहने के लिए इसी से अलग अलग होकर क्षेत्र बनाना पड़ता है, अलग अलग मार्ग बनाना पड़ता है, और किसी तरह वह निकलती है। तो ये जो भूमि का जो क्षेत्र है, जो यहाँ पर जो भूमि का क्षेत्र हुआ वो क्या कहलाता है, वो वही कहलाता है डेल्टा। ये वाला जो बड़ा बड़ा भूमि का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वो डेल्टा कहलाता है, ठीक है। और मुहाना क्या कहलाता है, तो अगर हम मुहाना की बात करते हैं तो मुहाना वो होता है जब क्या होता है, मान लीजिए ये समुद्र का जल है, ठीक है, ये समुद्र का जल है, और उसमें जहाँ वो क्या करती है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी नदी का भी जल और समुद्र का जल जो मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मुहाना बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, तो मुहाना बोलते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गॉर्ज की, ठीक है, गॉर्ज की बात करते हैं तो नदी के ऊपरी भाग में बनता है, ठीक है। देखिए जब भी ये किसी पर्वत से निकल कर गुजरता है, जब भी ये किसी पर्वत से निकलता है तो क्या बनाता है, ये एकदम खाई की तरफ बहाव बहुत ज़्यादा तीव्र होता है, और उसी में इस प्रकार की संरचना बन जाती है गॉर्ज टाइप की। उसी में भी टाइप का संरचना गॉर्ज बन जाता है, ठीक है। जब भी बहाव ज़्यादा होता है तो क्या करता है, अपने साथ साथ बहुत सारे चट्टान को लेकर गुजरता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं। अगर हम बाढ़ प्रवण क्षेत्र की बात करते हैं तो यह देखिए नदी का ऊपरी भाग में क्या बनता है, ध्यान रखिएगा, ये भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके ध्यान से समझिएगा। नदी के ऊपरी भाग में क्या बनता है, गॉर्ज बनता है। ठीक। अगर हम
नदी के निचली भाग में बात करते हैं तो बाढ़ प्रवण क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? बाढ़ प्रवण क्षेत्र होता है। जब नदी में ज़्यादा जल हो जाता है तो क्या होता है कि उसका उसका जो जल होता है अगल बगल क्षेत्रों में क्या करता है? बाढ़ लाने का काम करता है। तो वो क्या कहलाता है? बाढ़ प्रवण क्षेत्र कहलाता है। क्या? बाढ़ प्रवण क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, एक और चीज़ होता है इसमें विसर्प। इसमें एक और चीज़ समझने वाला होता है, विसर्प होता है। ठीक है, तो विसर्प होता है सर्प जैसा। इसमें सर्प आ रहा है। सर्प का मतलब क्या होता है? सर्प का मतलब सांप होता है। तो जब नदियाँ मटक मटक कर चलना शुरू कर देती है, ठीक है, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार जब नदियाँ मटक मटक कर चलना शुरू कर देती है तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम विसर्प बोलते हैं। और ये नदी का कौन सा भाग होता है? तो ये जो नदी का भाग होता है वो मध्य भाग होता है। नदी का कौन सा भाग होता है? तो ये नदी का होता है मध्य भाग। काय आज नहीं चल रहा है जी। ये नदी का होता है कौन सा भाग? तो ये नदी का होता है मध्य भाग होता है। विसर्प वाला कौन सा भाग होता है? मध्य भाग होता है। ठीक। ऊपरी क्षेत्र क्या होता है? गौर्ज होता है। मध्य भाग विसर्प होता है। निचली भाग क्या होता है? बाढ़ प्रवण क्षेत्र होता है। और जब ये अपने साथ मिट्टी को ले जाने में असक्षम हो जाती है, जब जमा करना शुरू कर देती है तो उसको डेल्टा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। और जब समुद्र के जल से ये मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? मुहाना बोलते हैं। और उसके साथ साथ ये जो उत्तरी भारत में अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी भारत के मैदानों में जो नदियों का स्वरूप होता है वो क्या होता है? ध्रुमाकृतिक का होता है। ध्रुमाकृतिक का होता है मतलब मान लीजिए अगर एक गंगा है तो इसमें क्या होता है? बहुत सारा नदी आपस में क्या होती है? आकर बहुत सारा नदी आपस में आकर क्या करती है? मिल जाती है। ठीक है, तो ये पेड़ की शाखा जैसे संरचना बना देता है। क्या? ये पेड़ की शाखा जैसे संरचना बना देता है और लास्ट में जाते जाते इस प्रकार एक जगह मिल जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव आकृतिक बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी भारत में कौन सा आकृति बनाती है? तो ध्रुव आकृतिक बनाती है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में 2025 के पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक, और भी कुछ प्रश्न हैं, कुछ और भी प्रश्न है तो उसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली कुछ नदियों की, अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की निकलने वाली नदियों की बात करते हैं तो ये इसमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे महानदी हो गया। ठीक, महानदी हो गया, चंबल हो गया, महानदी हो गया, चंबल हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे प्रायद्वीपीय नदी हैं। ठीक है, और जबकि हम गोदावरी की बात करें, इसमें सोन भी आ जाएगा। अगर हम गोदावरी की बात करें अगर हम गोदावरी की बात करें तो इसमें भी ये गोदावरी भी हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम गंडक की बात करते हैं तो ये प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। इस बात को रखिएगा ध्यान। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो सिंधु नदी है, ठीक है, जो सिंधु नहीं, चेनाब नदी है। चेनाब नदी किन दो सहायक नदियों के मिलने से बनती है? तो चंद्र और भागा के मिलने से बनती है। चंद्र और भागा के मिलने से बनती है कौन सा नदी? चेनाब नदी। कौन सा नदी? चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब नदी। इसका प्राचीन नाम क्या होता है? आप कमेंट करके बताइएगा। और हिमाचल प्रदेश के कहाँ मिलती है ये? तो हिमाचल प्रदेश के केलांग में मिलती है। कहाँ मिलती है? तो हिमाचल प्रदेश के केलांग में मिलती है। ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश के केलांग में मिलती है। कौन कौन? तो चंद्र और भागा, और आगे चल के क्या बनाती है? तो चेनाब बनाती है। ठीक, और अगर हम बात करते हैं कि सिंधु नदी भारत के किस प्रदेश में प्रवेश करती है, तो सिंधु नदी लद्दाख में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? तो लद्दाख में प्रवेश करती है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब बात करने वाला अगला प्रश्न है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो ये आपका है कंचनजंगा। कौन सा है जी? कंचनजंगा है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो कौन सा है? कंचनजंगा है। कहाँ है? तो सिक्किम में है। कहाँ है? तो सिक्किम में है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं ऊंचाई की बात करते हैं तो कितना है? 85-86 से याद रखिए, 8586 मीटर इसकी ऊंचाई रहती है। अगर हम विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। और उसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो कितना है? उसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। कितना है? तो 8848 मीटर है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं सिक्किम में ही एक नाथुला दारा है। कौन सा दारा है? तो नाथुला दारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी रखिएगा ध्यान। ठीक है, इसको भी क्या रखिएगा? ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की कि धूपगढ़ किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, धूपगढ़ किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है धूपगढ़ की बात हो रहा है जी। धूपगढ़ की बात हो रहा है। अगर आंसर पता होगा तो कमेंट कर सकते हैं। सतपुरा है। ठीक है, सतपुरा। धूप जानते हैं? धूप किसको बोलते हैं? धूप जो धूप किया जाता है पूजा पाठ में, क्या किया जाता है? जो धूप किया जाता है वो क्या होता है?
इस प्रकार का जो कुछ संरचना होता है, ठीक है, यहाँ पर ये, और ये इसको पकड़ने वाला हैंडल टाइप का होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, आग जला दिया जाता है और धूप किया जाता है, ठीक है, ये यहाँ पर ये रखने वाला होता है, ठीक। तो धूप को क्या करना है, आपको पूरा धूप करना है, ठीक है। जो धूप गार्ड है पूरा से याद रखिएगा, धूप सतपूरा, धूप पूरा करना है, धूप को बचाना नहीं है, धूप को क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। तो धूप गार्ड किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, तो सतपुरा की। किसकी है, तो सतपुरा की है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सा। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात हो रहा है, तो ये गुरु शिखर है। अरावली की बात करते हैं, कहाँ है, तो ये राजस्थान में। अरावली कहाँ है, तो राजस्थान में है, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो गुरु शिखर है। कौन सा है जी, तो गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, ठीक, गुरु शिखर है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं धूपगढ़ का कौन सा है, धूपगढ़ का कौन सा है, सतपुरा का है। धूपगढ़ किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, तो सतपुरा के, ठीक है। धूपगढ़ एक खुद चोटी है और किसकी है, तो सतपुरा की है। किसकी है, तो सतपुरा की है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ठीक। 14 नंबर प्रश्न, नीलगिरी पहाड़ियाँ किन दो पर्वत श्रेणियों के संगम पर है। नीलगिरी पहाड़ियाँ की बात करते हैं, किन दो पर्वत की श्रेणियों के संगम पर है। नीलगिरी पहाड़ियाँ की अगर हम बात करें तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के संगम पर स्थित है। किसकी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्कन का पठार मुख्यतः किस चट्टान से बना हुआ होता है। जो दक्कन का पठार है मुख्यतः किस चट्टान से बना हुआ होता है, तो वो बेसाल्ट से बना हुआ होता है। किससे, तो बेसाल्ट से बना हुआ होता है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है, तो रेगुर मिट्टी होता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है, तो रेगुर मिट्टी होता है। और किस फसल के लिए उपयोग होता है, ये कपास के लिए है। एक इसका प्रकार याद रखिएगा, बीटी कॉटन भी इसी से संबंधित है, ठीक है, कपास के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर हम हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति में मुख्यतः किस फसल पर प्रभाव पड़ता है, तो गेहूं चावल पर, विशेषतः गेहूं पर पड़ता है, ठीक है। और गेहूं का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो गेहूं का कटोरा की बात करते हैं तो पंजाब को कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, ठीक। अगर हम जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार की बात कर लेते हैं तो जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। कौन सा मैदान, तो गंगा, जो गंगा का मैदान है और जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो, वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्या, सबसे ज़्यादा क्या होती है, तो सबसे ज़्यादा यह उपजाऊ होती है, सबसे ज़्यादा यह उपजाऊ होती है, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं 18 नंबर प्रश्न की, ये लेटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसका रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। किसके कारण, तो आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। किसके कारण लाल होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, लाल होता है। अच्छा, लाल ग्रह किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा। आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक। अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का स्रोत क्या है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून का स्रोत कौन सा है, तो हिंद महासागर है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का स्रोत कौन सा है, तो हिंद महासागर है। उसके बाद बात कर लेते हैं पश्चिमी विक्षोभ, क्या, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कहाँ होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ की अगर हम प्रभाव की बात कर लेते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होता है उत्तर पश्चिमी भारत। कहाँ होता है जी, तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होता है उत्तर पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिमी भारत होता है, जो ये वाला इलाका क्षेत्र है वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और किसके प्रभाव के कारण होता है, तो भूमध्य सागर में जेट स्ट्रीम चलता है। जेट स्ट्रीम चलता है, कहाँ चलता है, तो भूमध्य सागर में चलता है। कहाँ चलता है, तो भूमध्य सागर में जेट स्ट्रीम चलता है। उसी के कारण क्या होता है, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ होता है, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ होता है, ठीक। अगले अगर हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, अगर हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो उड़ीसा है। कौन सा है जी, तो ये उड़ीसा है। कौन सा है, तो ये उड़ीसा है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसका अयस्क की, तो इसका अयस्क एक हेमाटाइट होता है। कौन सा अयस्क होता है, तो हेमाटाइट होता है, हेमाटाइट होता है, ठीक है। अगर हम रासायनिक फार्मूला की बात कर लेते हैं तो Fe होता है, या फिर सूत्र की बात कर लेते हैं तो Fe होता है, ठीक। उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि झरिया कोयला किस क्षेत्र में स्थित है, तो झरिया जो कोयला हो झारखंड में है। झ से झरिया, झ से झारखंड। झरिया कोयला का कितना प्रकार होता है, तो कोयला के कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं। सबसे फेमस या फिर सबसे शुद्ध कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट होता है, सबसे एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिन्स होता है,
एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिन्स होता है, पीट होता है, लिग्नाइट होता है और पीट होता है। क्या? लिग्नाइट होता है और चौथा आपका पीट होता है। चौथा कौन सा होता है? तो चौथा पीट होता है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व के अगर हम सबसे बड़े महाद्वीप की बात कर लेते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की बात कर लेते हैं तो एशिया है। कौन सा? एशिया है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। विश्व के सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पर है। क्या? ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पे है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ हो गया। और उसके बाद अगर हम प्यासी प्यासी भूमि का देश, इसी को कहते हैं प्यासी भूमि का देश, भूमि का देश। ठीक है, और यहाँ पर कंगारू बहुत फेमस है। कंगारू फेमस है, फेमस जानवर है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ और अन्य प्रश्न, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व के अगर हम सबसे बड़े महासागर की बात कर लेते हैं तो वो कौन सा है? तो वो प्रशांत महासागर है। जानते हैं हो ये गया है कि हम रिकॉर्डिंग बंद कर दिए थे और सारा पढ़ा दिए हैं इसीलिए लग गया, दोबारा शूट कर रहे हैं फिर से। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़े महासागर की बात कर लेते हैं तो प्रशांत महासागर है। ठीक है, कौन सा महासागर है जिसका आकार इसकी तरह है? तो अगर हम बात कर लेते हैं कौन सा महासागर है जिसका आकार इसकी तरह है तो वो है आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है जी? तो अटलांटिक महासागर है। ठीक है, और दुनिया का सबसे लंबा रिज कहाँ पर है? माउंटेन रिज कहाँ पर है? तो ये अटलांटिक महासागर में ही है। कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर में ही है। हाल ही में मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। ठीक, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है? तो नील है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका नील है। अगर हम नील की लंबाई की बात करें, क्या नील नदी की लंबाई कितनी है? अगर हम ये बात करते हैं, नील नदी की लंबाई की बात करते हैं तो 6,650 मीटर लगभग है। ठीक है, ये लगभग में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लगभग में है। किस महाद्वीप में बहती है? तो ये बहती है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। क्या? अफ्रीका महाद्वीप में अगर हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं तो ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका में बहती है। कहाँ? उत्तर पूर्वी अफ्रीका में यह बहती है। ठीक है, मिस्र की देन किसको कहते हैं? तो नील नदी को ही कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कहाँ से है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? क्या विश्व की सबसे बड़ी अगर मीठे पानी की झील की बात कर लेते हैं, अगर आपको आंसर पता है तो बताइए। तो सुपीरियर है। कौन सा झील है जी? तो ये सुपीरियर झील है। कौन सा झील है? तो सुपीरियर झील है। ठीक, उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की अगर हम बात कर लेते हैं तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। ठीक, उसके बाद अगले प्रश्न लेते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है जी? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बती का पठार, तिब्बत का पठार। ठीक है, इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। और यह पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। ठीक, उसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा की बात कर लेते हैं। अगर ये हमारा पृथ्वी है, मान लीजिए क्या है, ये हमारा पृथ्वी है, तो एकदम जो बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। और इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो इसको 0 डिग्री बोलते हैं। क्या? इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। उसके बाद अगर हम नॉर्थ में बढ़ते हैं 23.5 डिग्री पर, अगर हम नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर बढ़ते हैं तो इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। कौन सा रेखा बोलते हैं जी? कर्क रेखा बोलते हैं। अगर हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं तो ये उत्तर होता है। ठीक है, ये उत्तर होता है। ठीक है, ऊपर उत्तर होता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं 23.5 डिग्री साउथ की, यानी 23.5 डिग्री दक्षिण की अगर हम बात करें तो इसको हम कौन सी रेखा बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? इसको हम मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? तो मकर रेखा बोलते हैं। ठीक,
मकर रेखा बोलते हैं। ठीक, उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो भारत की सबसे लंबी अगर हम तट रेखा की बात कर लेते हैं तो गुजरात की है। किसकी है? तो गुजरात की है। जी से गुजरात हुआ, दूसरा ए से आंध्र प्रदेश हुआ, टी से तमिलनाडु होगा। ठीक, आंध्र प्रदेश हो गया, और टी से क्या है? तो टी से तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु है। ठीक, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबसे बड़ा लंबाई किसकी है? तो वो अंडमान एवं निकोबार का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पूछ ले तो अंडमान एवं निकोबार का हो जाएगा। लगभग कितना है? तो लगभग 1965 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 32 नंबर प्रश्न की। कक्ष का रण किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कक्ष का रण कहाँ है? तो गुजरात में ही है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि हाँ, राजस्थान से कुछ संबंधित प्रश्न कि यह तो सबसे पहले एरिया में यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का नंबर 1 राज्य है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। उसके बाद सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ? तो राजस्थान में ही है। सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में ही है। और पुरुष और महिला में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? तो राजस्थान में ही है। ठीक है, कहाँ है? तो राजस्थान में ही है। इसे गुलाबी शहर भी, गुलाबी, यहाँ के गुलाबी शहर किसको कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है गुलाबी शहर। और राजस्थान की राजधानी कहाँ होती है? तो जयपुर ही होती है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति का प्रभाव पड़ता है। किस क्रांति का? तो हरित क्रांति का प्रभाव पड़ता है। और हरित क्रांति के प्रभाव के साथ साथ इस पर कौन सा सबसे सर्वाधिक फसल पर प्रभाव पड़ता है? तो गेहूं पर पड़ता है। ठीक है, किस पर? तो गेहूं पर पड़ता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो एम एस स्वामीनाथन कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? तो एम एस स्वामीनाथन कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? तो एम एस स्वामीनाथन कहे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि इससे भारत किस चीज़ में आत्मनिर्भर हो गया, तो इससे अगर हम बात कर लेते हैं तो जो भारत है किस चीज़ में आत्मनिर्भर हो जाता है? तो भारत जो होता है वो आपका अनाज 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 आयात में कमी होती है, और अनाज उत्पादन में क्या हो जाता है? तो आत्मनिर्भर हो जाता है। ठीक है, आत्मनिर्भर हो जाता है। ठीक, अगर हम हरित क्रांति की बात करें, विपरीत प्रभाव क्या पड़ता है? तो जैव विविधता में कमी आती है। क्या? जैव विविधता में कमी आती है। अगर हानि की बात कर लेते हैं तो जैव विविधता में कमी आती है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें सर्वाधिक मात्रा में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? कि आपका सिंचाई का उपयुक्त प्रयोग किया जाता है, खाद का सिंचाई का, उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हाई यील्डिंग वेराइटीज बीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना हुआ है? तो सुंदरबन जो डेल्टा है किन नदियों से बना हुआ है जी? तो सुंदरबन अगर हम डेल्टा की बात कर लेते हैं, जो सुंदरबन डेल्टा है किस नदियों से बना है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना है। कहाँ बना है? मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना हुआ है। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा की अगर हम बात कर लेते हैं तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुंदरबन का डेल्टा भी बोलते हैं। क्या? जिसको सुंदरबन का डेल्टा भी बोलते हैं, सुंदरबन का डेल्टा भी बोलते हैं। यहीं पे क्या पाया जाता है? तो बंगाल रॉयल टाइगर पाया जाता है। बंगाल रॉयल टाइगर पाया जाता है। ठीक, और सुंदरवन क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्षों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। सुंदरी नामक वृक्षों की संख्या ज़्यादा होने के कारण, सुंदरी नामक वृक्षों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इसको कौन सा वन कहते हैं? सुंदरवन कहते हैं। वृक्षों की संख्या ज़्यादा है, वृक्षों की संख्या क्या है? तो ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा, लूनी नदी किस सागर में गिरती है? तो लूनी जो नदी है अरब सागर में गिरती है। लूनी नदी किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। अगर हम गंगा की बात कर लेते हैं तो गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद गोदावरी की बात करें, ठीक है, गोदावरी की बात करें, कृष्णा की बात करें, कावेरी की बात करें, ये सारे के सारे किस नदी में गिरती है? मतलब किस खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, किस खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं नर्मदा की, तापी की, लूनी की। नर्मदा हो गया आपका, तापी हो गया, लूनी हो गया, ये सभी के सभी कहाँ गिरती हैं? तो ये सभी के सभी अरब सागर में गिरती है। किस सागर में? तो ये सभी के सभी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है जी? तो ये सभी के सभी अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात कर लेते हैं तो कौन सा? तो कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है, अगर
हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 455 मीटर है। कितनी है? तो 455 मीटर है। भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात। आपको कमेंट करके बताना है किस नदी पर है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील है आपका उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में है जी? तो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, चिल्का झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील, इसको तैरता हुआ झील भी बोलते हैं। तैरता हुआ झील या तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, इसको तैरता हुआ क्या कहते हैं? तैरता हुआ झील कहते हैं। यहीं पे क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। लामजाओ आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। कहाँ? मणिपुर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात कर लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो वो कौन सा? सांभर झील है। कौन सा झील है जी? तो वो कौन सा झील है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? सांभर झील है? नहीं है, चिल्का झील है। कौन झील है? चिल्का झील है। ठीक, उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो केरल में है। वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो केरल में है। वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो केरल में है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल की बात कर लेते हैं। सहारा मरुस्थल की बात कर लेते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है। अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो दक्षिण अमेरिका में बहती है। कहाँ बहती है? तो दक्षिण अमेरिका में बहती है। दक्षिण अमेरिका में बहती है। कौन? अमेजन। नील नदी कहाँ है? तो अफ्रीका की है। नील नदी कहाँ की है? तो अफ्रीका की है। ठीक, जो फ्रांस है किस नदी के किनारे है? फ्रांस जो है किस नदी के किनारे है? ठीक है, तो यह फ्रांस है सीन नदी के किनारे। ठीक, उसके बाद अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं या लंदन की बात करते हैं, लंदन किस नदी के किनारे? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय में स्थित है। ये कहाँ है? तो हिमालय में स्थित है। कहाँ थे? रॉकी किस महाद्वीप में है? रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। किस अमेरिका में है? तो उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, किस में है? तो उत्तरी अमेरिका में है। नौटंकी शुरू कर दिया है, नहीं चल रहा ही इस ढक्कन का हर रोज ये काम है। एंडीज किस में है? तो दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज किसका भाग है? तो दक्षिण अमेरिका का भाग है। ठीक है, एंडीज का किसका भाग है? तो दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं। अगर हम आल्पस की बात कर लेते हैं, किसकी अगर हम बात करें कि आल्पस किस महाद्वीप में स्थित है, तो अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो आल्पस जो है आपका, आल्पस कहाँ है? तो यूरोप में है। आल्पस कहाँ है? तो आपका आल्पस जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, आल्पस किस महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील की अगर हम बात करें तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो है आपका बैकाल झील। कौन झील है? बैकाल झील है। किस देश में है? आपको ये कमेंट करके बताना है। किस देश में आपको ये क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात कर लेते हैं तो ये ग्रीनलैंड है। कौन सा देश है? तो ग्रीनलैंड है। किसका भाग है? तो डेनमार्क का भाग है। ठीक है, किसका भाग है? तो डेनमार्क का भाग है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि नील नदी किस सागर में गिरती है? तो नील नदी की बात कर लेते हैं। तो नील नदी किस सागर में गिरती है जी? तो ये गिरती है आपका भूमध्य सागर में। किस सागर में गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर। किस देश के तट पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात कर लेते हैं तो वो आपका है औरब प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है? तो औरब प्रायद्वीप है। उसके बाद बात कर लेते हैं आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? आटाकामा मरुस्थल की बात कर लेते हैं तो यह है चिली में। आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो चिली में है। डेन्यूब नदी किस महाद्वीप में बहती है? डेन्यूब नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो ये यूरोप में बहती है। किस महाद्वीप में बहती है? तो ये यूरोप में बहती है। ठीक, उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात से। ठीक है, कौन कौन है? तब मित्र राष्ट्र पर गमछा झार। आपको कमेंट में छाप देना है किस किस राज्य से गुजरती है। मित्र राष्ट्र पर गमछा झार से इसको हम क्या करते हैं? याद रखते हैं, गमछा झार। ठीक है,
मित्र राष्ट्र पर घमचा झार 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 झार। आपका ये तो मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। झारखंड है, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आपका पश्चिम बंगाल, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हुआ और झारखंड हो। कितने राज्य से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्य से? तो 8 राज्य से, ठीक। मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? तो ऊपर कर्क था। ऊपर कौन सा रेखा था? तो ऊपर आपका कर्क था और नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है ये मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा रेखा स्थित होता है? तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी क्या कहलाता है? मकर रेखा कहलाता है, ठीक है। अगर हम पृथ्वी को पूरा गोला माने, ठीक है, तो इसको 2 भागों में बांट देते हैं। ऊपर वाला कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। नीचे वाला कौन सा गोलार्ध कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ठीक। उसी प्रकार अगर हम पृथ्वी को ऐसे बांट दें, इस टाइप में बांट दें, तो इस साइड वाला कौन सा कहलाता है? ये वाला भाग कहलाता है आपका पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध कहलाता है? तो पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। और पश्चिम वाला साइड कौन सा कहलाता है? तो पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। कौन सा गोलार्ध कहलाता है? तो पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है, गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ग्रीनविच को गुजरती है तो यह ब्रिटेन से को गुजरती है और एक कैसा लाइन है? तो जिग जैग लाइन है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा लाइन है। कैसा लाइन है जी? टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, ठीक है। 180 डिग्री वाले रेखा को क्या बोलते हैं? ठीक है, अक्षांश या फिर देशांतर। 180 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। क्या? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, ठीक। उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्व में है। क्या? 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, ठीक है। या फिर अगर हम घंटा में बात कर लेते हैं तो 5 घंटा 30 मिनट क्या है? आगे है। 5 घंटा 30 मिनट क्या है? तो आगे है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटती है? तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भाग में बांटती है? तो 2 भागों में बांटती है, ठीक। 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि पृथ्वी की सबसे निचले तापमान वाला महाद्वीप कौन सा? पृथ्वी का सबसे निचले तापमान वाला महाद्वीप की अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन सा? अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर जो आपका पृथ्वी के सबसे निचले तापमान वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका अंटार्कटिका होगा। निचले तापमान का मतलब होता है कि सबसे कम तापमान। क्या? सबसे कम तापमान। निचले तापमान का क्या मतलब होता है? सबसे कम तापमान, ठीक। उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मानसूनी जलवायु किस देश में पाई जाती है? मानसूनी जलवायु की बात कर लेते हैं, किस देश में पाई जाती है? तो मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। मानसूनी जलवायु किस देश में पाई जाती है? तो भारत में पाई जाती है। टाइफून किस महासागर से संबंधित चक्रवात है? टाइफून किस महासागर से संबंधित चक्रवात है? तो ये प्रशांत महासागर से, ठीक। ये सबसे गहरा महासागर, सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा की बात करें या फिर सबसे बड़ा की बात करें और रिंग्स ऑफ फायर इसी महासागर में आता है। क्या? रिंग्स ऑफ फायर इसी महासागर में देखने को मिलता है। रिंग्स ऑफ फायर। उसके बाद मारियाना जो गर्त है, कौन सा गर्त? मारियाना जो गर्त है वो इसी महासागर में है। मारियाना जो गर्त है वो इसी महासागर में है, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की कि हरिकेन किस महासागर में बनते हैं? अगर हम हरिकेन की बात करते हैं तो यह अटलांटिक महासागर में बनते हैं, जिसका आकार कैसा है? एस आकार का है, ठीक है। जिसका आकृति कैसा है? एस आकार का है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करना। किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। सूत्र क्या होता है ओजोन का? समताप मंडल में O3 होता है, ठीक।
और अगर हम बात कर लेते हैं मोटाई किस में मापी जाती है, तो एडॉप्शन में मापी जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार देश किस सबसे बड़ा भंडार किस क्षेत्र में है। पेट्रोलियम का अगर सबसे बड़ा भंडार क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो वो है आपका मध्यपुर में। किधर है, तो मध्यपुर में है। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट किस धातु का आयास का, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का आयास का। बॉक्साइट किस धातु का आयास का, बॉक्साइट किस धातु का आयास का, तो आपका एल्युमिनियम का है। भारत में सोने की खदानें मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, क्या भारत में सोने की खदानें मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो इसका जो आंसर है वो आपका है कर्नाटक में। सोने की खदानें मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं, तो भारत में अगर हम बात कर लेते हैं तो वो कर्नाटक में पाई जाती है। अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है। अभ्रक उत्पादन में अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत का जो प्रमुख राज्य है वो झारखंड है। कौन सा राज्य है, तो वो झारखंड है। अगला प्रश्न है कि तांबा उत्पादन में प्रसिद्ध खेतड़ी खदान किस राज्य में है, तो वो राजस्थान में। किस राज्य में है, तो राजस्थान में। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। भारत की प्रमुख अगर हम खाद्यान्न फसल की बात कर लेते हैं तो वो चावल है। ठीक। उसके बाद है चाय उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो चाय उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा था, असम में। ठीक है, और असम है। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कोलकाता है। कौन सा है, तो कोलकाता है। अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत के अगर हम मैनचेस्टर की बात कर लेते हैं तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है जी, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है या क्या है, तो पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इटली की राजधानी रोम है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी क्या है, कहाँ है, तो वो आपका बर्लिन है। ठीक। अगला प्रश्न है कि कनाडा की राजधानी क्या है, तो ओटावा है। कनाडा की राजधानी कहाँ है, तो ओटावा है। चीन की राजधानी, तो बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। ब्राज़ील की राजधानी क्या है, तो रियो डी जेनेरियो है। ठीक है। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है, तो रियो डी जेनेरियो है। रियो डी जेनेरियो है, नहीं है, ब्रासिलिया है। ठीक है, ब्रासिलिया है। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है, तो ब्रासिलिया है। ठीक। अगला प्रश्न, ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है, ब्रासिलिया है। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। अगर हम बात कर लेते हैं बुध और शुक्र की क्या कोई उपग्रह है, बुध और शुक्र की क्या कोई उपग्रह है, तो नहीं है। क्या नहीं है। सबसे ठंडा नहीं, सबसे छोटा ग्रह कौन सा, बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा, बुध है। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे तेजी में ये क्या करता है, परिक्रमण लगाता है। परिक्रमण लगाता है कि परिभ्रमण करता है, सबसे कम टाइम में परिभ्रमण करने का काम कौन करता है, यही करता है, बुध ही करता है। ठीक। पृथ्वी की बहन, उसके बाद आपका चमकीला तारा, पृथ्वी की नानी, ताई, फुआ, चाची, मौसी, सब यही हैं, शुक्र ही हैं। ठीक है, क्या है, सब शुक्र ही हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटा में लगभग लगाती है। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा, बुध है। लाल ग्रह कौन है, तो मंगल है। ठीक है। पृथ्वी, इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, नीला ग्रह क्या ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्यों भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। कितना जल पाया जाता है, तो लगभग 71% जल पाया जाता है। ठीक। इसे भोर का तारा भी बोलते हैं, क्या, इसे भोर का तारा भी बोलते हैं। भोर का तारा तू आंखों का तारा है, भोर का भी तारा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात कर लेते हैं तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति है। ठीक है, कौन सा, बृहस्पति है। ठीक। उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को कहा जाता है। पृथ्वी का आकार किस प्रकार है, तो पृथ्वी के आकार की बात कर लेते हैं तो दीर्घवृत्ताकार है। कैसा, तो दीर्घवृत्ताकार है, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं। ठीक है, जियोइड। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा। विश्व का सबसे ठंडा स्थान की बात कर लेते हैं तो वो है आपका अंटार्कटिका है। कौन सा है जी, अंटार्कटिका। कौन सा है, तो अंटार्कटिका है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो आपका माउंट एवरेस्ट है। कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है। विश्व की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है भूमध्य सागर किन महाद्वीपों के बीच स्थित है। भूमध्य सागर की अगर हम बात कर लेते हैं किन महाद्वीपों के बीच में स्थित है, तो वो आपका
एशिया, यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। एशिया, यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है, यानी तीनों के बीच में वह स्थित है। ठीक, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा था। विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात अगर हम करें तो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो अरब प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है? तो अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा? तो विश्व का अगर हम सबसे बड़ा देश की बात कर लेते हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो रूस है। किसकी बात कर रहे थे? रूस की बात करते हैं तो कौन सा है जी? तो रूस है। ठीक है, रूस है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पर कौन सा? कनाडा है। रूस, चीन, भारत है, ऐसे याद रख सकते हैं। रूस 3 नंबर पर कौन है? तो आपका चीन है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? तो विश्व का सबसे छोटा देश की बात कर लेते हैं तो वो वेटिकन सिटी है। कौन सा है जी? तो वो है आपका वेटिकन सिटी। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि उगते सूरज का देश किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं। उगते सूरज का देश किसको कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। लंदन किस नदी के किनारे है? तो थेम्स नदी के किनारे। तो थेम्स नदी के किनारे। ठीक, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि न्यूयॉर्क जो है किस देश में स्थित है? न्यूयॉर्क आपका अमेरिका में स्थित है। किस में स्थित है? न्यूयॉर्क जो देश है वो आपका अमेरिका में स्थित है। ठीक है, उसके बाद विश्व के सबसे बड़ा द्वीप की बात कर लेते हैं तो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। उसके बाद सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल की अगर हम बात कर लेते हैं तो अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ है जी? तो अफ्रीका में है। पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो पृथ्वी का लगभग 71% भाग क्या है? जल से ढका हुआ है। ठीक, उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भूमध्य रेखा पृथ्वी के किन भागों में बांटती है? भूमध्य रेखा की बात कर लेते हैं तब अगर हम भूमध्य रेखा यानी जो बीच में चल रही है तो एक तो ऊपर वाला एक नीचे वाला यानी उत्तर और दक्षिणी भाग में बांट देती है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा महासागर भी यही है। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर स्थित है। किसी देश के नाम पर स्थित एकमात्र ऐसा महासागर है, किसी देश के नाम पर स्थित है। ठीक, नाम पर स्थित है। ओके, अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? तो एस जैसा है। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग वन किन नदियों को जोड़ता है? किन नदियों पर स्थित है? किन नदियों पर स्थित है? तो अगर हम बात कर लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग वन कौन सा नदी पर स्थित है? तो गंगा पर है। कौन सा नदी पर स्थित है? तो गंगा पर है। कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा की बात करते हैं तो भारत के मध्य से गुजरती है। किस भाग से? अगर हम कर्क रेखा की बात कर लेते हैं, कि भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? ठीक है, तो ये आपका मध्य से होकर गुजरती है। 98 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं कि अंटार्कटिका किस गोलार्ध में स्थित है? अंटार्कटिका की बात हो रहा है ना जी, टीका ना है तो टीका कहाँ करते हैं? ऊपर के नीचे। अगर हम बात कर लेते हैं तो ये अंटार्कटिका किस गोलार्ध में स्थित है? अंटार्कटिका आपका किस गोलार्ध में स्थित है? तो अंटार्कटिका जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मार्सिनराम है। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? तो मार्सिनराम है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ठीक है, तो भारत के सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत की अगर हमसे लंबा नदी पुल की बात कर लेते हैं तो कौन सा है आपका? वो है आपका भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु है। भूपेन हजारिका सेतु है। ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु। लंबाई की बात कर लेते हैं तो लगभग 9.15 किलोमीटर है। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 100 इंपॉर्टेंट MCQ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्या कुछ और इसमें सुधार किया जा सकता है। थैंक यू अगेन।